हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और नागरी हमारी राष्ट्रलिपि। सर्वत्र हिंदी का ही व्यवहार कीजिए। ये लाइनें लिखी हैं नागरी पचारणी के वाराणसी के उस इमारत में जो लाइब्रेरी है और जिसे राधा कृष्ण जी हॉल के नाम से जानते हैं। लगभग 2 दशकों से निष्क्रिय पड़े इस वाचनालय, इस लाइब्रेरी को अब खोल दिया गया है। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है हिंदी से प्रेम करने वाले और आधुनिक हिंदी को अपनाने वाले, क्योंकि 1893 में इस नागरी पचारणी की नींव भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौत के बाद, जो आधुनिक हिंदी काल के जनक माने जाते हैं, उनकी मृत्यु के बाद इसकी नींव पड़ी और अब ये फिर से खोल दिया गया है तमाम उन हिंदी प्रेमियों के लिए, आधुनिक हिंदी में अध्ययन करने वालों के लिए। ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है, जहाँ पर हजारों हजार पांडुलिपियाँ हैं और तमाम ऐसे शब्दकोश हैं जो अभी भी आधुनिक हिंदी में इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं। इस बारे में और ज़्यादा बात करने के लिए, जानने के लिए, जो नागरी पचारणी सभा के, अगर हिंदी में कहें, और प्रधानमंत्री शब्द की खोज भी इसी जगह से हुई है। प्रधानमंत्री इस पद पे जो हैं और एग्जीक्यूटिव अफसर कहें इस सभा के, हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपके नाम के साथ शुरुआत करेंगे और क्या है इस जगह का इम्पोर्टेंस, क्या महत्ता है और अब कैसे इसका लाभ हिंदी प्रेमी ले सकेंगे। मैं व्योमेश शुक्ल हूँ, हिंदी का कवि और हिंदी में सोचने, हिंदी में रोने गाने वाला एक व्यक्ति। ये संस्था हिंदी की माँ है। जिस खड़ी बोली हिंदी को हम लोग भाषा की तरह बरतते हैं, उसका मानकीकरण, उसका स्टैंडर्ड इसी टकसाल में, जैसे टकसाल में सिक्के बनते हैं, वैसे इस टकसाल में, जिसका नाम नागरी प्रचारणी सभा है, हमारी भाषा बनी है जिसका नाम हिंदी है। ये कब से इसकी शुरुआत हुई और शुरू से लेके जो इतिहास इसका रहा है, उसके महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है, वो क्या कह रहे हैं। 1893 में, 19वीं सदी के बिल्कुल आखिर में, भारतेंदु बाबू की मृत्यु के बाद, लगभग 8 बरस बाद, उनकी मृत्यु की वजह से जो शून्य हिंदी संसार में पैदा हुआ था, मानो उस खला को भरने के लिए क्वींस इंटरमीडिएट कॉलेज के 3 विद्यार्थियों ने, जिनके नाम थे श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र, इस संस्था की स्थापना की। और एक डिबेट क्लब की तरह ये संस्था शुरू हुई, कॉलेज की वाद विवाद समिति की मानिंद। और धीरे धीरे, देखिए, जब आपके इरादे अच्छे होते हैं और आप में काम करने का मादा होता है, तो चीज़ें अपने आप आपके अनुकूल हो जाती हैं। तो पराधीन भारत में बिल्कुल अंग्रेज़ों के सितम के बीच में इस संस्था ने जन्म लिया और इस संस्था ने अपना बचपन देखा, अपना यौवन भी अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही देखा। और 1893 से 1943 के 50 सालों के वक्फे में इस संस्था ने बिल्कुल अप्रत्याशित और असंभव काम करके दिखलाए। इसने ये आर्य भाषा पुस्तकालय बनाया, एक महान इमारत में हिंदी की पुस्तकों का, हिंदी की बोलियों की पुस्तकों का, संस्कृत, फारसी, दक्कनी, ब्रज, अवधी के हस्तलिखित ग्रंथों का एक भंडार उपस्थित कर दिया। हस्तलिखित पांडुलिपियों और हिंदी ग्रंथों की खोज का अभियान इस संस्था ने चलाया। कचहरी में कामकाज की भाषा हिंदी हो, इसको लेकर के लाखों लोगों का एक बहुत बड़ा आंदोलन इसी संस्था के तत्वावधान में महामना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में चला। उन्होंने अंग्रेजी में एक निबंध लिखा 2.5 साल की मेहनत से, कोर्ट कैरेक्टर एंड नागरी लैंग्वेज। और उस निबंध के साथ लगभग 1,90,000 हस्ताक्षरों का एक ज्ञापन उन्होंने तब यूपी के, जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था उस जमाने में, गवर्नर को सौंपा। और उसके बाद अंग्रेजी और फारसी के साथ कचहरियों में कामकाज की भाषा हिंदी भी बनी। नागरी प्रचारणी सभा ने, यानी इसी संस्था ने, अपने खर्चे पर हिंदी के अर्जी लेखक नियुक्त किए बनारस की कचहरी में। वो सिलसिला ज़्यादा चला नहीं,
क्योंकि सिर्फ इरादे की पाकीज़गी से कोई काम पूरा नहीं होता। शुक्ला जी रुकना चाहेंगे, इसका मकसद क्या था? कुल मिला के भाषाएं तो पहले भी अपने पास थी, संस्कृत था, ब्रज था, फारसी था, इंग्लिश था, अंग्रेजों का दौर था, तो आखिर इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? हिंदी हमारे अस्तित्व की भाषा है, जो 50 करोड़ लोगों के सांस की लय है हिंदी। और इस हिंदी को अंग्रेज़ों ने ये बात हमारे मन में डाल के बिल्कुल पक्की कर दी थी कि आप शासन करने लायक नहीं हैं भारत पे, इसलिए आप गुलाम हैं। तो आज़ादी की पूरी लड़ाई ये साबित करने की लड़ाई थी कि हम अपना शासन खुद से चला सकते हैं, हम इस लायक हैं। तो कौन सा समाज शासन करने लायक है? आखिरकार वही समाज जिसके पास अपनी भाषा है। जब समाज की भाषा इस लायक होगी कि उसमें ज्ञान मीमांसा संभव हो, उसमें ज्ञान का उत्पादन हो सके, तब वो शासन की भाषा बन पाएगी, उसमें शासन हो पाएगा, उसमें विज्ञान हो पाएगा, उसमें आविष्कार हो पाएंगे। तो हिंदी का नागरिक प्रचारणी सभा का मकसद था हिंदी को हिंदी भाषी समाज के लिए ज्ञान की भाषा के रूप में तैयार करना, हिंदी में ज्ञानोत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज इन हिंदी। तो इस दिशा में सभा ने बहुत काम किया। विज्ञान, भूगोल, इतिहास, पुरातत्व, मानविकी, इन सारे विषयों की किताबें हिंदी में तैयार कराईं। और अनुवाद की किताबें नहीं, मौलिक सृजन की, मौलिक अन्वेषण की किताबें यहाँ तैयार हुई। और भाषा शब्दकोश भी कहा जाता है कि यहाँ का जो शब्दकोश है अपने आप में बहुत रिच है, बहुत गुण है उसके अंदर। जो शब्द हिंदी भाषा में इस्तेमाल होते हैं उसका सृजन यहीं से होता चला आ रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारा जो हिंदी शब्द सागर है 11 खंडों में, वो हिंदी का सबसे प्रामाणिक और सबसे बड़ा कोश है, शायद सबसे पहला भी। उसके पहले अगर कुछ प्रयास हुए होंगे तो वो आधे अधूरे रहे होंगे। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और इंस्टीट्यूशनल एफर्ट से 20 साल की मेहनत से तैयार हुआ और 20वीं सदी के तीसरे दशक में अस्तित्व में आया। आप उसकी महानता का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि ये वही शब्दकोश है जिसकी भूमिका के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, जो अलग अलग पुस्तकों के रूप में बाद में प्रकाशित हुआ। आज तलक वो शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपता है और अलग अलग किताबों के रूप और में भी। नामचीन हस्तियां, जैसे आपने दो का लिया, और नामचीन हस्तियां जो इससे लगातार जुड़ी रहीं, यहाँ काम करती रहीं। शुरुआती 5 दशक में बहुत जमकर यहाँ काम हुआ, बहुत एक कहा जाए एक नया जो एरा है वो गढ़ा गया। आप जानते ही हैं, मतलब अगर उसकी शुरुआत आप करें कायदे से तो आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, महामना मालवीय, राजर्षि टंडन, नेहरू, इन सभी लोगों को अपने हिसाब में लेना होगा। बाद में विनोबा, मतलब, और साहित्यकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वाली पूरी पीढ़ी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राय कृष्णदास, उसके बाद जो पीढ़ी आई साहित्य में, वो सारी 1943 तक के वक्फे में, 1943 तक की अवधि में जो भी हिंदी का सर्वोत्तम मस्तिष्क था वो इस संस्था से किसी न किसी रूप में जुड़ा था। थाकी में क्या क्या है, यहाँ की जो अपनी पूंजी है वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको सुरक्षित संरक्षित के साथ संवर्धित भी करना है? एक तो आप जिस इमारत में खड़े हैं, ये हेरिटेज बिल्डिंग ही हमारी बुनियादी पूंजी है, जिसमें आर्य भाषा पुस्तकालय है। आर्य भाषा पुस्तकालय का जो पांडुलिपि सेक्शन है उसमें अनमोल पांडुलिपियां हमारे पास हैं, जिसको तत्काल प्रिजर्वेशन की, डिजिटाइजेशन की और डेटाबेस मेकिंग की दरकार है, और वो काम शुरू ही होने वाला है। हमारे पास दुर्लभ प्रकाशन हैं, उसमें से हमारे प्रकाशनों के स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हैं। बहुत सी पुस्तकें ख़त्म हो गई हैं, छपी नहीं हैं, हमको उन्हें छापना पड़ेगा। बिल्कुल नए ब्रांड की तरह उनको हम प्रकाशित करेंगे और जनता के सामने पेश करेंगे। हमारे पास प्रकाशित पुस्तकें हैं जो स्टॉक में हैं, उनको जनता के सामने ले आएंगे। हमारे पास जो पुस्तकों का कलेक्शन है नागरिक प्रचारणी सभा में, जिस पर पांडुलिपियों की वजह से कम बात हो पाती है, वो पुस्तकें भी दुर्लभ हैं। अभी तो मेंटेनेंस का काम चल रहा है, अभी लाइब्रेरी टेक्निकली जन सामान्य के लिए नहीं खुली है। थोड़ा सा मेंटेनेंस हो जाए, लोग यहाँ आके पढ़ने लगें, तो पुस्तकों की कैटलॉगिंग वगैरह देख करके उनको पुनर्व्यवस्थित करना, पुनर्प्रबंधित करना और जनता के लिए उपलब्ध कराना, एक ऐसी लाइब्रेरी की तरह इसको डेवलप करना। हम तो चाहते हैं, हमारा स्वप्न है कि हम रात भर चलने वाला एक वाचनालय बनाएं।
अभी शुरुआत में एक पायलट स्कीम की तरह हम शाम 5 से 7 यहाँ खोलेंगे, सिक्योरिटी वगैरह का इंतज़ाम करके रात भर चलने वाली लाइब्रेरी बनाएंगे इसको, जिसमें रात में सोने वाले नहीं, रात में जागती आंखों से सपना देखने वाले अपने सपनों को पूरा कर सकें इस वाचनालय। और किस तरह का लाभ मिलने वाला है यहाँ हिंदी के छात्रों को, हिंदी प्रेमियों को? यहाँ पर हम सेमिनार करेंगे भाषा और साहित्य के बहुत गंभीर विषयों पर, पर्चे आमंत्रित करेंगे। हमारे 2 जर्नल्स हैं, नागरी प्रचारणी पत्रिका और नागरी पत्रिका नाम के, उनको रिवाइव करेंगे। हिंदी के सर्वोत्तम बुद्धिजीवियों, लेखकों, अनुसंधित्सुओं को उससे जोड़ेंगे और उनके एडिटर बनाएंगे, बढ़िया लेख छपें और एक मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह, मतलब जो भी काम करे वो एक्सीलेंट, मतलब एक अखबार को लिपि सीखने के लिए में ए लिखा जाएगा कि य पर ए की मात्रा लगाई जाएगी, हमारी ओर देखना पड़े, ये हमारी महत्वाकांक्षा है।